नमस्ते दोस्तों। आज अपन जो कछुआ वंश पढ़ रहे हैं उसके अंदर आगे का टॉपिक देखते हैं। इससे पहले हमने मिर्जा राजा जय सिंह के बारे में पढ़े थे कि मिर्जा राजा जय सिंह ने किस प्रकार से शासन किया। उनके टाइम में ज्यादा सबसे इम्पोर्टेंट चीज एक ही थी, वो थी क्या? शिवाजी महाराज के साथ पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में की गई। उसके बाद में बात करें आज नए टॉपिक के साथ तो सवाई जय सिंह की बात करते हैं। इससे पहले राजा मिर्जा जय सिंह था, अब पढ़ेंगे सवाई जय सिंह। इसका कार्यकाल, इनकी सवाई जय सिंह का कार्यकाल लगभग 7 मुगल बादशाहों के समय रहा। इनकी 7 मुगलों के टाइम इन्होंने क्या की? सेवा दी मुगलों को। किसने? सवाई जय सिंह ने। इसके बाद में ये एक उत्तराधिकारी का युद्ध हो जाता है जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 ईस्वी में। इसके बाद में इसके चारों पुत्रों के अंदर क्या होता है? उत्तराधिकार का संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। मुअज्जम वर्सेस आजम, ये दो इसके पुत्र थे, एक था कामबख्श और एक था अकबर। उन दोनों को ज्यादा शासन से कोई लगाव नहीं था, लेकिन इन दोनों को क्या था? शासन से लगाव था। और इन दोनों के मध्य एक युद्ध होता है, जजाऊ का युद्ध। जजाऊ का युद्ध हुआ और जजाऊ के युद्ध कहने का मतलब ये कैसा युद्ध था? उत्तराधिकार का युद्ध था, संघर्ष। खुद औरंगजेब भी क्या करके आया था? उत्तराधिकार का संघर्ष लड़के आया था और बाद में शासक बना था। जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है, उसके 2 पुत्रों के अंदर जजाऊ का युद्ध होता है। मुअज्जम और आजम के मध्य क्या शुरू हो जाता है? युद्ध शुरू हो जाता है। सवाई जय सिंह ने किसका साथ दिया? आजम का साथ। यानी कि जजाऊ के युद्ध में, उत्तराधिकार के युद्ध में सवाई जय सिंह आजम का साथ दे देता है। परिणाम स्वरूप हुआ क्या कि जो आजम क्या होता है? पराजित होता है और मुअज्जम क्या हो जाता है? विजय हो जाता है। कौन से युद्ध में? जजाऊ के युद्ध में। जो उत्तराधिकार का युद्ध था उसमें किसकी विजय हो गई? मुअज्जम की विजय हो गई और आजम क्या हो गया? पराजित हो गया। जैसे आजम पराजित हुआ, मुअज्जम क्या बनेगा? अगला मुगल बादशाह बनेगा। अगला मुगल बादशाह बनता है किस नाम से? तो नाम रखता है बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह, सॉरी जफर नहीं, जफर तो अंतिम 1857 की क्रांति के समय आएगा। बहादुर शाह प्रथम के नाम से अगला सुल्तान बनता है दिल्ली का। मुगल बादशाह बन जाता है कौन? मुअज्जम। किस विजय के बाद में? जजाऊ का युद्ध। और एक कैसा युद्ध था? उत्तराधिकार का युद्ध था। अब सुनो, राजा बन गया। इसने सोचा यार सवाई जय सिंह ने मेरा साथ नहीं दिया, इसका? मुअज्जम का और इसके विपक्ष के भाई आजम का साथ देता है। किया क्या? सवाई जय सिंह को, कहाँ का शासक है सवाई जय सिंह? आमेर का। आमेर का शासक है तो मुअज्जम का सहयोग ना करने के उपलक्ष्य में क्या कर देता है? इसको आमेर की गद्दी से हटा देता है। किसको? सवाई जय सिंह को। क्या आप आमेर के क्या नहीं हो? शासक नहीं हो, आप बस अब एक सामंत रहे हैं, क्योंकि आपने उत्तराधिकार का जो युद्ध हुआ उसमें मेरा सहयोग नहीं किया। सहयोग नहीं किया, इसी कारण क्या कर दिया? सवाई जय सिंह को आमेर के शासक का जो पद था उससे हटा देता है। कौन? बहादुर शाह प्रथम। हटाता क्यों है? क्योंकि मुगलों की सेवा कर रहे हैं निरंतर। मुगलों का ज्यादातर हुकूमत चलता है, ज्यादातर हुकूमत भी किनका चलता है? मुगलों का चलता है। और मुगल ही क्या करते थे? शासन में भागीदारी हस्तक्षेप करते हैं आमेर के में। वही कारण रहा और उसी कारण से आमेर का शासक बनने से रह गया। बन तो गया लेकिन राजगद्दी से हटा दिया जाता है। किसको? हमारे सवाई जय सिंह को हटा दिया। तो इसके बाद में क्या होता है? विद्रोह चालू हो जाते हैं और हटाकर भी नाम भी बदल देते हैं, इस्लामाबाद कर देते हैं इसका नाम भी। इस्लामाबाद कर देते हैं आमेर का नाम। और यहाँ का शासक है, हटाया है तो शासक भी किसी को तो बनाया होगा। तो सवाई जय सिंह को हटाता है और किसको बना देते हैं? एक राजा होता है विजय सिंह। विजय सिंह को क्या करते हैं? आमेर का नया शासक घोषित कर देता है। कौन?
बहादुर शाह, लेकिन ये इतना वीर योद्धा नहीं था, इतना ज्ञान भी नहीं था, इतना साहसी भी नहीं था। हमने देखा था कि जो मान सिंह था उसके लिए कहा भी गया था क्या कि जो काबुल है वहां क्या कर दिया, वो विजय प्राप्त करने के लिए चला गया था काबुल के अंदर। मात सुनावे बालकान खोप नाग रणघात, काबुल भूली जे नहीं वो खांडो बेहात। वो एक वीर बहुत बड़ा योद्धा हुआ है, बहुत बड़ा क्या योद्धा हुआ है। कैसे? उसने काबुल से लेके बंगाल की खाड़ी तक पूरे भारत पर विजय प्राप्त की थी। एकमात्र युद्ध था जिसका निर्णय नहीं आया था, वो हल्दी घाटी का युद्ध था। तो इनमें क्या है, वही खून दौड़ रहा है कछवाहा वंश के राजाओं में, जैसे मान सिंह हुए, मिर्जा राजा जय सिंह हुआ, फिर इसके बाद में सवाई जय सिंह आ गया। लेकिन ये इतना प्रभावशाली शासक नहीं हुआ था, लेकिन बना दिया किस कारण से? उत्तराधिकार के युद्ध के कारण से। फिर वापस से एक 1708 में एक समझौता हो जाता है, देवारी समझौता होता है। समझौता हो गया, देवारी समझौता। और ये समझौता हुआ तो इसके फल परिणाम स्वरूप क्या हुआ, सवाई जय सिंह को पुनः क्या किया गया, राजा बनाया गया। देवारी समझौता 1708 में हुआ और उसी के तहत क्या कर दिया, सवाई जय सिंह को वापस से पुनः कहाँ का राजा बना दिया, आमेर का राजा बना दिया गया और वापस से आमेर को आमेर बना लिया गया। अब बात करें आगे की, यहां तक की बात समझ में आई? यहां तक कोई ज्यादा नहीं है कि 1707 में जैसे ही किसकी, औरंगजेब की मृत्यु होती है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद में उसके चारों पुत्रों के अंदर किसका उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो जाता है। पहला था मुअज्जम, फिर था आजम, कामबख्श और अकबर। लेकिन जजाऊ का जो युद्ध होता है वो होता है दो के मध्य, कामबख्श और आजम और मुअज्जम। इस युद्ध के अंदर मुअज्जम का साथ ना देके सवाई जय सिंह आजम का साथ देता है। इस कारण इसके बाद इस युद्ध के अंदर मुअज्जम की विजय होती है और मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से क्या बन जाता है, आमेर का शासक बन गया। आमेर का शासक मुगल बादशाह बन गया बहादुर शाह प्रथम के नाम से। इसके बाद में सबसे पहला काम ही वो यही करता है कि सवाई जय सिंह को राजगद्दी से हटाता है और विजय सिंह को आमेर का शासक बना देता है। लेकिन 1708 में एक समझौता होता है, देवारी समझौता, और उस समझौते के तहत वापस से सवाई जय सिंह को राजा घोषित कर देते हैं। कहाँ का? आमेर का। इसके बाद के आगे की बात करते हैं, आगे किस प्रकार से शासन चलाते हैं, आगे किस प्रकार से शासन किया जाता है। तो एक भरतपुर में एक लड़ाई होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है भरतपुर। और भरतपुर के अंदर दो शासकों के मध्य क्या होता है, युद्ध होता है। पहला था मोहकम सिंह और एक है बदन सिंह। भरतपुर में एक लड़ाई होती है और वो लड़ाई किन किन के मध्य होती है, मोहकम सिंह और वो बदन सिंह। बदन सिंह क्या होता है, इसमें जीतता है और इसका सहयोग कौन करता है, सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह के द्वारा किसका सहयोग किया जाता है, बदन सिंह का सहयोग किया जाता है। और जो भरतपुर की लड़ाई हो गई उसमें कौन जीत गया, बदन सिंह जीत जाता है। बात करें बदन सिंह की, पहले सवाई जय सिंह के बाद में करते हैं, पहले बदन सिंह के बारे में पढ़ते हैं। ये बदन सिंह को का समर्थन किसने किया, सवाई जय सिंह ने, और डीग की जागीर मिली। इस युद्ध में जीतने के बाद में डीग की जागीर मिल गई। किसको, बदन सिंह को। मुगल श्रेय तो प्राप्त हुआ ही, साथ में क्या, डीग की जागीर भी दे दी गई। किसको, बदन सिंह को। इस विद्रोह में कहा, ये सारी घटना हो गई, इसका विद्रोह दमन कर दिया किसने, या इस विद्रोह को दबा दिया सवाई जय सिंह ने। और इस उपलक्ष्य में जो मोहम्मद शाह रंगीला, एक बादशाह हुआ है मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला, इसके समय ये सब घटना हुई। और इस घटना हुई तो इस विद्रोह का दमन किया हमारे आमेर के शासक सवाई जय सिंह ने। और इस उपलक्ष्य में इसने सवाई जय सिंह को उपाधि दे दी राज
राजेश्वर, राज राजेश्वर की उपाधि दी जाती है किसको? सवाई जयसिंह को। किसके द्वारा? मोहम्मद शाह रंगीले के द्वारा। और दी क्यों गई? क्योंकि भरतपुर की लड़ाई हुई और उस लड़ाई का दमन कौन कर देता है? हमारा सवाई जयसिंह उस लड़ाई का क्या करता है? दमन करता है। इस उपलक्ष्य में मोहम्मद शाह रंगीला जो कौन था? मुगल बादशाह था, उसने सवाई जयसिंह को राज राजेश्वर की उपाधि से सम्मानित किया। वेरी इंपॉर्टेंट है कि राज राजेश्वर की उपाधि किसने दी? मोहम्मद शाह रंगीला। किसके द्वारा दी गई? किसको दी गई? सवाई जयसिंह को। किसके द्वारा दी गई? मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा। और क्यों दी गई? क्योंकि भरतपुर के विद्रोह को क्या कहते हैं? इसने दबाया था। इसके बाद की क्लास, आगे की क्लास में बात करेंगे। ये होता है हमारा सवाई जयसिंह के बारे में थोड़े से विद्रोह की दमन। अभी तक तो एक ही विद्रोह दबाया है इन्होंने। एक तो उत्तराधिकार के युद्ध में भाग लिया और दूसरा विद्रोह इन्होंने भरतपुर का। नमस्ते दोस्तों, आज अपन आगे की बात करते हैं। जो हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ रहे थे कि सवाई जयसिंह है, उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे कि सवाई जयसिंह किस प्रकार से शासन प्रारंभ कर देता है अपना। हमने अब तक जो भी कछवाहा वंश पढ़ा, प्रारंभिक जो राजा थे उनको छोड़ के, कि जो प्रारंभिक जो राजा थे वो तो क्या थे? उस समय मुगल भारत आए नहीं थे। और मुगलों के भारत आने के बाद जब अकबर का शासन है शुरू होता है 1556 में, उस टाइम के बाद में सबसे पहले 1562 के अंदर हमने देखा था कि जो भारमल है वो मुगलों के साथ संधि कर लेता है। और उस संधि के तहत आगे जो भी राजा आ रहे हैं, जो भी शासक बन रहे हैं आमेर के और कछवाहा वंश के, वो सब क्या करेंगे? मुगलों की सेवा करेंगे। उसी प्रकार सवाई जयसिंह भी क्या कर रहा था? मुगलों की सेवा ही कर रहा था। मुगलों की सेवा कर रहा था और इसे सवाई की एक उपाधि दी गई है। जयसिंह 7 मुगल शासकों के समय शासन करता है। यानी कि जब तक 7 मुगल शासक चल रहे थे तब तक क्या करता है? ये शासन करता है। कहाँ? जयपुर के अंदर। लेकिन शुरुआती टाइम में क्या होता है कि जो बहादुर शाह प्रथम है वो शासक बनता है। औरंगजेब की मृत्यु होती है जैसे ही 1707 के अंदर औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। शासक कौन बन जाता है? बहादुर शाह प्रथम शासक बनते हैं। लेकिन इससे पहले हुआ क्या? एक युद्ध होता है और उस युद्ध को किस नाम से? उत्तराधिकार संघर्ष के नाम से जाना जाता है। मुगलों के अंदर उत्तराधिकार संघर्ष हुआ। औरंगजेब के 4 पुत्र थे, अकबर, कामबख्श, मुअज्जम और आजम। अकबर ने और कामबख्श ने तो इसमें क्या नहीं किया? सहयोग नहीं लिया इस युद्ध में। लेकिन मुअज्जम और आजम के मध्य क्या होता है? उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हो जाता है। उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हुआ, उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त होता है। इस युद्ध में क्या हुआ कि जो सवाई जयसिंह है वो आजम का सहयोग करता है, यानी कि आजम की क्या करता है? सहायता करता है। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि आजम पराजित होता है और मुअज्जम जीत जाता है। और मुअज्जम ही बहादुर शाह प्रथम के नाम से अगला सम्राट बनता है, मुगल बादशाह। मुगल बादशाह बन गया। सबसे पहले उसने देखा कि यार सवाई जयसिंह था, वो किसका सहयोग किया है? आजम का। यानी कि वो राजा किसको चाहता है? आजम को चाहता था। इसलिए सवाई जयसिंह को क्या कर देता है? आमेर की गद्दी से हटा देता है और अगला शासक अजय सिंह को बना देता है। कहाँ का? आमेर का। बाद में एक समझौता होता है 1708 में, देवारी समझौता। और उसके तहत क्या किया जाता है कि वापस से जो सवाई जयसिंह है उनको आमेर का शासक बना दिया जाता है। आमेर का शासक बना दिया गया था। बाद में एक लड़ाई होती है भरतपुर की, जिसमें बदन सिंह विजयी होता है। और इस युद्ध में बदन सिंह का सहयोग सवाई जयसिंह के द्वारा किया जाता है। और इस युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने
सवाई जयसिंह को राज राजेश्वर की उपाधि दी। यहां तक हमने पढ़ लिया था कि राज राजेश्वर की उपाधि किसको दे दी गई थी? सवाई जयसिंह को। आगे की बात करते हैं तो एक युद्ध करते हैं, गगवाना का युद्ध। यहाँ का युद्ध होता है कब है? 1741 में। और ये स्थान कहाँ है? अजमेर में। अजमेर में स्थान है कौन सा? गगवाना। और गगवाना का युद्ध होता किस किस के मध्य है उसकी बात करें तो अभय सिंह वर्सेस जोरावर सिंह। अभय सिंह हमारे मारवाड़ के हैं और जोरावर सिंह बीकानेर के हैं। बीकानेर के जोरावर सिंह और मारवाड़ के अभय सिंह के मध्य गंगवाना का युद्ध होता है 1741 में। कहा? अजमेर में। इस युद्ध में सवाई जयसिंह किसकी सहायता कर देता है? जोरावर सिंह की सहायता करता है इस युद्ध में। और विजय भी किसकी हो जाती है? जोरावर सिंह की। किसकी विजय हुई? जोरावर सिंह की गगवाना के युद्ध में विजय होती है। और इसमें याद ये रखना है सवाई जयसिंह ने जोरावर सिंह का क्या किया था? सहयोग किया था इस युद्ध के अंदर। आगे की बात करें अब सवाई जयसिंह की, तो मराठों के साथ युद्ध कौन कौन से लड़ता है? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ गई, मराठों के साथ विद्रोह या मराठों के साथ संघर्ष। मराठों के साथ संघर्ष या इसको युद्ध भी बोल सकते हैं कि कौन कौन से युद्ध मराठों के खिलाफ किया? किसने? सवाई जयसिंह ने। हम जब भी बूंदी का इतिहास पढ़ते हैं, बूंदी में चौहान वंश पढ़ते हैं, उस टाइम पे हम पढ़ते हैं सवाई जयसिंह को, क्योंकि हुल्ला सम्मेलन होता है उस टाइम। हुआ है क्या कि बूंदी के जो राज परिवार था उनमें पारिवारिक संबंध था, पारिवारिक हस्तक्षेप करने लग गए थे सवाई जयसिंह। उसके बाद में मराठों का प्रभाव बढ़ जाता है। कहा जाता है कि भारत राजस्थान में पहली बार मराठी बूंदी में आते हैं। वो बात अलग है, उसकी बात उधर करेंगे। पहले बात करते हैं मराठों के साथ सवाई जयसिंह का संघर्ष या कौन कौन से युद्ध लड़े सवाई जयसिंह ने मराठों के खिलाफ। पहले युद्ध की बात करें, पहला युद्ध लड़ते हैं पील सूद का युद्ध। पहला युद्ध कौन सा लड़ता है? ये पील सूद का युद्ध। पील सूद का युद्ध होता कब है? तो पील सूद का युद्ध है 1715 ईस्वी। 1715 ईस्वी में कौन सा युद्ध होता है? पील सूद का युद्ध होता है। और इस युद्ध में कौन जीत जाता है? सवाई जयसिंह। क्या हो गया? विजय रहा। कौन से युद्ध में? पील सूद के युद्ध में सवाई जयसिंह क्या रहता है? विजयी रहता है। बात यहाँ ऐसे करे कि ये पील सूद है कहाँ? कि पील सूद हमने पढ़ तो लिया कि पील सूद का युद्ध हुआ, तो पील सूद है कहाँ? पील सूद है हमारे कहाँ? एमपी में, यानी कि मध्य प्रदेश में क्या है? पील सूद है। पहला हो गया। विजय किसकी हो गई? हमारे सवाई जयसिंह की हो गई। अगला इसने किया मंदसौर। मंदसौर का युद्ध और यह करता है 1733 ईस्वी। समझ में आता है? दूसरा युद्ध कर रहा है मंदसौर का युद्ध और यह हुआ कब? 1733 के अंदर। यह भी मराठों के साथ किया। इस युद्ध में कौन हार जाता है? सवाई जयसिंह पराजित हुआ। यानी कि सवाई जयसिंह को मंदसौर के युद्ध में बुरी तरह से पराजित कर देते कौन? मराठे मिलके।
तीसरा युद्ध की बात करें तो तीसरा भी इंपॉर्टेंट है, रामपुरा का युद्ध। और रामपुरा का युद्ध होता है 1735 में। और इस युद्ध में भी क्या होती है, पराजित होता है, पराजय होती है किसकी, सवाई जयसिंह की। सवाई जयसिंह की क्या हो गई, रामपुरा के युद्ध में भी क्या होती है, पराजय हो जाती है। हो गई पराजय किस युद्ध में, एक तो मंदसौर के युद्ध में 1733 संपन्न, तीनों युद्ध संपन्न हुए। तो उसके बाद में क्या हुई कि युद्ध क्या कब तक करे जाए, तो इसका समाधान निकालने के लिए क्या किया कि समझौता किया गया। और समझौता होता कौन सा है, नाम उस समझौते का धौलपुर, धौलपुर समझौता होता है। देखो धौलपुर समझौता क्या है, किस किस के मध्य होता है और क्या था धौलपुर समझौता, इसकी बात करते हैं। धौलपुर समझौता होता है किस किस के मध्य, एक ओर से तो सवाई जयसिंह होता है, और सामने कौन होता है, जो बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव होता है। और कब, 1741 की ये क्या है बात है, सुनो अब कि धौलपुर समझौता 1741 में हुआ कि 3 युद्ध लड़ लिए। पीलसूद का युद्ध लड़ा, फिर उसके बाद में लड़ा मंदसौर का युद्ध लड़ा, फिर रामपुरा का युद्ध लड़ा। पहले युद्ध में सवाई जयसिंह की क्या हो जाती है, विजय हो जाती है। और 2 मंदसौर के और रामपुरा के युद्ध में मराठों की विजय होती है उसके उपलक्ष्य में। अब आपको ये बात बताऊं कि जो ये सवाई जयसिंह है, शुरुआत में बताया था कि मुगलों की सेवा में है। हमने देखा था कि भारमल के टाइम में क्या हो गया, मुगलों की सेवा में चले गए थे। फिर भगवान दास और मान सिंह अकबर की ओर से कहा गए थे, महाराणा प्रताप को समझाने के लिए। फिर बात करें 1665 की, पुरंदर की संधि हुई, वो भी मुगलों की ओर से करने कौन गया, मिर्जा राजा जयसिंह गया। यहाँ भी मुगलों की ओर से समझौता हो रहा है, तो ये कि इनकी ओर से है, मुगलों की ओर से, मुगलों की ओर से यानी मुगलों की तरफ से समझौता करता है कौन, सवाई जयसिंह। और कौन सा समझौता कर रहे हैं, धौलपुर समझौता किया जाता है। क्लियर, धौलपुर समझौता मराठा सरदार बालाजी बाजीराव और सवाई जयसिंह के मध्य होता है, और मुगलों की ओर से सवाई जयसिंह होता है समझौते में, और वो कब 1741 में हो जाते हैं। आगे की बात करें एक और, सवाई जयसिंह 3 बार क्या रहता है, मालवा का गवर्नर होता है। 3 बार क्या रहता है, मालवा का गवर्नर रहता है कौन, सवाई जयसिंह। क्लियर, इसके बाद में बात करते हैं एक और कि 1740 में एक करवाता है ये, 1740 वेरी इंपॉर्टेंट है। 40 ईस्वी में कौन सा यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ करवा देता है कौन, सवाई जयसिंह। इससे पहले भी बहुत से क्या हुए अश्वमेध यज्ञ हुए, जैसे राम ने भी क्या करवाया था, अश्वमेध। जो श्री राम है भगवान श्री राम, उन्होंने भी क्या करवा दिया था, अश्वमेध करवाया था। अश्वमेध का अर्थ क्या होता है, सुनो, एक यज्ञ करवाया जाएगा, पूरे भारत से पूरे देश से क्या आएंगे, पुरोहित लोग आएंगे, पंडित लोग आएंगे, उनकी उपस्थिति में क्या होगा, अश्वमेध यज्ञ संपन्न होगा। और उसी यज्ञ में संपन्न होने के बाद में क्या छोड़ा जाएगा, अश्व छोड़ा जाएगा, यानी कि घोड़ा छोड़ा जाएगा। अब वो घोड़ा क्या होगा कि जिस जिस क्षेत्र में जाएगा वो राजा के अधीन क्षेत्र होता जाएगा। ये भी एक क्या था कि साम्राज्य विस्तार की नीति ही थी अश्वमेध यज्ञ, साम्राज्य विस्तार हो रहा है उसमें, तो क्या जिस जिस क्षेत्र में जाएगा, जहां जहां वो घोड़ा जाएगा, वो पूरा क्षेत्र किसका हो जाएगा, राजा का हो जाएगा। और जिस जगह घोड़े को पकड़ लिया गया, उसी जगह जो पकड़ता है उस राजा को युद्ध करना पड़ेगा राजा के साथ। तो इसने भी क्या करवा दिया, अश्वमेध यज्ञ करवा दिया 1740 में। और इसके पुरोहित है पुंडरीक
रत्नाकर। पुंडरीक रत्नाकर क्या थे? इसके पुरोहित थे। रत्नाकर क्या थे? पुरोहित। पुरोहित पंडित, यानी कि मुख्य पंडित कौन था? पुंडरीक रत्नाकर ही था। अब बात करें कि जो पुंडरीक रत्नाकर है अकेला तो आया नहीं, इसके साथ और भी लोग आए। और लोग आए तो इनके रहने की भी व्यवस्था करनी थी, यानी कि ये रहेंगे कहाँ? तो इनके रहने के लिए वर्तमान में जिन्हें हम किस नाम से, जल महल के नाम से जानते हैं, जल महलों का निर्माण हुआ। रहने के लिए इनके जल महलों का निर्माण करवा दिया सवाई जय सिंह ने अश्वमेध यज्ञ के पुरोहितों के निवास के लिए। अब यज्ञ संपन्न हुआ तो अब कोई घोड़ा भी पकड़ेगा, तो इसका घोड़ा पकड़ने वाला व्यक्ति था, वो था दीप सिंह कुंभाणी। दीप सिंह कुंभाणी को क्या था? घोड़ा पकड़ता है किसका? अश्वमेध यज्ञ का। नोट करने की चीज ये भी क्या था? ये कि कछुआ वंश का ही था, यानी कि राजा थे, वो घोड़े को बाहर नहीं भेजे कि शासकों के डर से, कि बाहर बड़े बड़े शासक है। पहले आपने देखा युद्धोत्तर में 1741 में युद्ध हुआ, तो उस युद्ध में अभय सिंह से पंगा ले लिया इसने, तो वो भी युद्ध के लिए तैयार कि आने दे घोड़ा, मैं पकड़ता हूं। तो क्या नहीं हुआ, घोड़ा बाहर जाने नहीं दिया। और किसने पकड़ा फिर? दीप सिंह कुंभाणी ने पकड़ा और इसको युद्ध में मार देता है। और फिर अश्वमेध यज्ञ क्या होता है? संपन्न होता है। इसके बाद की जो राजा है सवाई जयसिंह है, उसकी सांस्कृतिक उपलब्धियों की बात करेंगे। सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या क्या रही है, उन सांस्कृतिक उपलब्धियों की क्या करेंगे, हम बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, आज अपन जो सवाई जयसिंह पढ़ रहे थे, इससे पहले जो भी क्लास हुई उसमें सवाई जयसिंह के बारे में पढ़ा कि सवाई जयसिंह के साथ मराठों के संघर्ष पढ़ लिए, इसके अलावा भरतपुर की लड़ाई पढ़ ली। नमस्ते दोस्तों, आज अपन जो सवाई जयसिंह है, पिछले क्लास में हमने सवाई जयसिंह के बारे में पढ़ा था। पिछली क्लास में हमने 3-4 युद्धों की बात की थी। गगवाना का युद्ध हुआ था, फिर उसके बाद में पिलसूद का युद्ध हुआ था, फिर बाद में मंदसौर का युद्ध हुआ, फिर हो गया हमारे रामपुरा का युद्ध हुआ। इन युद्धों के बारे में हमने क्या करा था, वहां पढ़ा था। उसके बाद में आज अपन उसकी थोड़े स्थापत्य कला की बात करते हैं कि उन्होंने निर्माण कार्य कौन कौन से करवाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसके द्वारा करवाए गए निर्माण कार्य ही, क्योंकि युद्धों की हमने बात कर ली। आज बात इसी की होगी स्थापत्य कला में क्या योगदान रहा सवाई जयसिंह का। तो सवाई जयसिंह का स्थापत्य कला में योगदान पढ़ेंगे आज। स्थापत्य कला में यानी निर्माण कार्य क्या क्या करवाया उन्होंने। सबसे पहले अपन जयपुर की बात करेंगे कि उन्होंने क्या बसाया था। जयपुर बसाया किसने? सवाई जयसिंह ने। जयपुर की बात करेंगे सबसे पहले। जयपुर ये क्या थी? कछुआ वंशों के जो शासक हुए उनकी राजधानी हो गई, चौथी राजधानी बना दी इन्होंने। इससे पहले इनकी 3 राजधानी रह चुकी थी। ये कौन सी चीज थी? चौथे नंबर की राजधानी थी, जो आज भी हमारे राजस्थान की क्या है? राजधानी है, राजधानी क्षेत्र है। इससे पहले की राजधानी की बात करें तो इससे पहले राजधानी रह चुकी है दौसा। सबसे पहले तो उन्होंने रामगढ़ बनाई, फिर दौसा बनाई, फिर आमेर बनाया, और लास्ट में क्या बनती है? हमारे जयपुर बनती है। स्थापना की बात करें कि जयपुर की स्थापना हुई कब, तो स्थापना होती है 18 नवंबर 1727 को। 18 नवंबर 1727 को किसकी स्थापना की जाती है? जयपुर की स्थापना कर दी जाती है। अब जयपुर की स्थापना हुई
पहले क्या था, इस क्षेत्र में जंगल था, ये क्षेत्र अवगमन का नहीं था, इस क्षेत्र में क्या थे, जंगल ही जंगल थे। बाद में अगर लगा कि आमेर में पॉपुलेशन ज्यादा हो गई, जनसंख्या ज्यादा हो गई, तो इन्होंने राजधानी बनाई कहाँ, जयपुर, और जयपुर की स्थापना की। जयपुर की स्थापना की 18 नवंबर 1727 को। क्लियर। पहले इस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था, कहा शिकारी होदे के नाम से, यानी कि राजा महाराजा शिकार खेलने जाया करते थे कहाँ, इस क्षेत्र में, और इस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था, शिकारी होदे के नाम से। शिकारी होदा या शिकार होद भी बोल सकते हैं, शिकारी होदा के नाम से क्या जाना जाता था, कौन से क्षेत्र को, जयपुर को, क्योंकि एक जंगली प्रदेश था, ना कि कोई आवासीय क्षेत्र था, ये कैसा प्रदेश था, जंगली प्रदेश था। हो गई बात शिकारी होदे, और 18 नवंबर 1727 को जयपुर की स्थापना की गई। इसके आगे की बात करें, ये क्या है, उस टाइम का सबसे भारत का आधुनिक शहर स्थापित कर दिया था, यानी कि मैप के आधार पर बसाया हुआ क्या है, एक नगर है, मैप के आधार पर क्या बसाया था, इसको नगर को बसाया गया। कहा कि सर सिंह ने कि यह सबसे सुंदर, इस पूरे विश्व में सबसे सुंदर कौन कौन से शहर हैं, तो लोगों ने बताया कि एक तो जो हमारा बगदाद है, बगदाद ये तो है ईरान का, और एक है कैप्टन, एक है कैंटन, यह है चीन का। सवाई जयसिंह को यह बताया गया कि बगदाद और कैंटन जो विश्व में सबसे सुंदर शहर है, सबसे अच्छे शहर है उस टाइम के, तो सवाई जयसिंह ने कहा कि इन दोनों की क्या बनवाए जाए, मैप मंगवाए जाए, यानी कि मैप लाओ इनके, और मैप के आधार पर अपन क्या करेंगे, जयपुर को बसाएंगे। तो कौन कौन से 2 शहरों के मैप मंगवाए गए, एक तो बगदाद जो ईरान का है, और कैंटन जो कहाँ का है, चीन का है। मैप मंगवा लिया गया, और मैप के आधार पर अब क्या बसाएंगे, वो जयपुर बसाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा इसके जो वास्तुकार थे, इंपॉर्टेंट है, वास्तुकार कौन है, यानी कि जो वास्तु बनाने वाले, ये किस क्षेत्र में क्या रहेगा, तो वास्तुकार थे इसके विद्याधर भट्टाचार्य, विद्याधर भट्टाचार्य इसके क्या थे, वास्तुकार थे, यानी कि इसकी डिजाइन तैयार की थी इन्होंने, जयपुर किस प्रकार से बसाया जाएगा। और देखो डिजाइन किस पे आधारित थी, 9 सिद्धांत पर, 9 वर्ग सिद्धांत पे आधारित थी। एक सिद्धांत था उस पे आधारित क्या थी, विद्याधर भट्टाचार्य का जयपुर का मानचित्र बनाया इन्होंने। जैसे देखो ये 9 सिद्धांत हो गया, ये हो गया 9 सिद्धांत। अब मान लो यहाँ राजा का महल बना दिया, गोविंद देव जी का मंदिर, इधर और कुछ बनाया, इधर और कुछ, ये चीजें बनाई गई, इसमें 9 वर्ग सिद्धांत पे आधारित क्या है, डेवलपमेंट हो गया इसका जयपुर शहर का हमारे। ठीक है, इसके बाद में हमने एक चीज देखी, शिकारी होदा, इसकी जगह क्या बनाया गया, बादल महल बनाया। सबसे पहले जयपुर में सबसे पहले किया है, किसका निर्माण किया, बादल महल का निर्माण किया गया, किस जगह, जहां शिकारी होदा था। आज वर्तमान में देखे सबसे सुंदर तो क्या, उस टाइम का ओल्ड सिटी की बात करें, पुरानी सिटियों की बात करें, तो सबसे सुंदर शहर था कौन सा, जयपुर। अब तो और भी चीजें क्या हो गई, बड़ी हो गई। उस टाइम ही किस सिद्धांत पे आधारित थे, 9 सिद्धांत पे आधारित था, 9 वर्ग के सिद्धांत पे, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में जिस प्रकार से क्या हुए थे, शहर नियोजित थे, उसी प्रकार से हमारे जयपुर को भी क्या किया गया, नियोजित शहर के द्वारा बनाया गया। यानी कि सारी बातों का ध्यान रखा गया कि पानी किस तरफ जाएगा और किस तरफ जाएगा। क्लियर। अब बात करें आगे की, कि बादल महल का क्या कर दिया इन्होंने, निर्माण कर दिया, और एक ज्योतिषी बुलाया गया, ज्योतिषी, और वो भी कहां से, फ्रांस से। फ्रांस एक देश है, वहां से क्या बुलाया गया, ज्योतिषी बुलाया गया, और नाम था
जेवियर डी सिल्वा। यार आप भी कह दो, राय दो हमें कि किस प्रकार से जयपुर शहर को बसाया जाए। ये क्या था, एक ज्योतिषी बुलाया गया, कहाँ से, फ्रांस से, और नाम क्या है, जेवियर डी सिल्वा नाम के फ्रांस के जो क्या थे, ज्योतिषी थे। उन्हें बुलाया गया कि आप जयपुर शहर बसाने में हमारी क्या करो, हेल्प करो, इनकी सहायता करो। ये सॉरी, हाँ पुर्तगाली था, फ्रांसीसी नहीं, पुर्तगाली पुर्तगाली था, फ्रांसीसी नहीं था, सॉरी। तो पुर्तगालियों को वो क्या किया गया, बुलाया गया किस शहर को बसाने, जयपुर को। आज अपन अपने शहर को देखते हैं तो क्या है, पूरा एक्यूरेट। आज वर्तमान में जो शहर बसाने के हालात है, उस टाइम में भी आज से लगभग 300 साल पहले ये बसाया गया। उस टाइम राजा ने कितने आगे की सोची होगी। कोई सी भी अगर ओल्ड सिटी हम देखते हैं तो वहां ऐसा नहीं है, यानी पुरानी सिटी, उस आजादी के बाद में जो शहर बसाए गए वहां की तो अलग बात है, लेकिन जो आजादी से पहले के शहर है वहां ऐसी सुविधाएं किसी भी शहर में देखने को नहीं मिलती। जिससी सुविधा कहाँ देखने को मिलती है, हमें जयपुर के अंदर देखने को मिलती है। और ये जयपुर बसाने वाले हमारे कौन थे, सवाई जय सिंह थे। अब बात करें इसकी कि इसका प्रारंभ में नाम था सवाई जय सिंह के नाम पे इसका नाम रखा गया, लेकिन थोड़े टाइम में इसका नाम हो गया जयपर, जो आज भी हमारी किस में है, हमारी बोलचाल की भाषा में क्या आता है, जयपर। और आज वर्तमान में पूरा नाम हो गया इसका जयपुर, पूरा नाम हो गया इसका क्या, जयपुर। ये क्या था, हमारा जयपुर बसाया गया। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज अपन जो कछवा वंश पढ़ रहे थे उसमें टॉपिक चल रहा था अपने सवाई जय सिंह का, कि सवाई जय सिंह किस प्रकार शासन करते हैं। सवाई जय सिंह के बारे में हमने उसके प्रारंभिक जीवन के बारे में पढ़ा कि मुगलों की सेवा में उन्होंने किस प्रकार अपना जीवन यापन किया। इसके बाद में हमने देखा कि कौन कौन से युद्ध लड़े। तो पहला युद्ध उन्होंने गंगवाना का लड़ा, फिर उसके बाद में लड़ा था पिलसूद का युद्ध, फिर लड़ा मंदसौर का युद्ध, और एक रामपुरा का युद्ध लड़ा था। युद्ध के बाद में हमने उसकी सांस्कृतिक उपलब्धियों की बात की कि संस्कृति में उसने क्या क्या कार्य करवाए, निर्माण कार्य मान लो। इसके बाद में उन्होंने क्या क्या काम करा, स्थापत्य कला की बात कर रहे थे, स्थापत्य कला के निर्माण में क्या काम रहे। उसमें सबसे पहले हमने देख लिया जयपुर की स्थापना कर देता है 18 नवंबर 1727 को जयपुर की स्थापना की जाती थी। ये बात कर लिए थे कि जयपुर के बारे में किस प्रकार से शासन करता है। आगे की आज बात करें तो उन्होंने और किसका निर्माण करवाया, तो हमारे जो आमेर का किला है उसका निर्माण किसने करवाया था, किसने, मानसिंह ने करवाया था। मिर्जा राजा मानसिंह हुए थे, उन्होंने क्या करवाया था, आमेर के किले का निर्माण करवाया था, तो वो तो वहां है। इसके अलावा एक दुर्ग बनवाते हैं, उसका नाम है नारगढ़ दुर्ग। इनके जयपुर में क्या करते हैं, नारगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाता है। नारगढ़ दुर्ग की बात करें तो ये क्या था, पहाड़ी इलाकों में था, यानी कि राज्य तो क्या कर लिया, बसा लिया उसने, वो तो समतल भूभाग पे है, इनकी मैदानी भाग पर है जयपुर, तो वहां तो रह नहीं सकता राजा, क्योंकि जो भी आक्रमणकारी आएंगे वो सीधा अटैक कर सकते हैं। तो इसने अपनी सुरक्षा के लिए क्या कराया था, नारगढ़ दुर्ग बनवाया था, जिसे पहले तो किस नाम से जाना जाता था, सुदर्शनगढ़, पहले सुदर्शनगढ़ के नाम से जानते थे, यानी कि जो श्री कृष्ण है उसके गढ़, श्री कृष्ण का इतना सुदर्शन चक्र श्री कृष्ण के द्वारा चलाया जाता था, तो उसके नाम पे क्या था, नाहरगढ़ का दुर्ग बनाया गया। लेकिन बाद में चल के एक यहाँ सेनापति हुआ नारसिंह हुए हैं, उनके नाम पे नाहरगढ़ रखा गया इस दुर्ग का नाम। क्लियर, यानी नाहरगढ़ दुर्ग बनाया, पहले इसका नाम सुदर्शनगढ़ था, फिर इसका नारसिंह के नाम पे क्या कर दिया गया, इसका नाम नाहरगढ़ कर दिया गया। इसके बाद की अपन बात करें तो ये क्यों बनाया गया, कोई तो कारण होगा कि जिस कारण से नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण किया। तो इस समय मराठों के जो उत्तराधिकार का युद्ध था उसमें हस्तक्षेप कर दिया था किसने, सवाई जय सिंह ने, क्योंकि इसकी बहन भी वहीं
शादी हुई थी और जिसकी बेटी थी उसकी भी वहीं शादी। तो इसने मराठों की सुरक्षा के लिए, यानी कि मराठों से सुरक्षा के लिए क्या बनवाया, नाहरगढ़ का किला बनवाया, नाहरगढ़ का दुर्ग बनवाया। यही था नाहरगढ़ किला, यानी कि पहले इसका नाम सुदर्शन होता है, मराठों की इससे सुरक्षा करने के लिए बनाया गया और नाहर सिंह के नाम पे इसका नाहरगढ़ नाम किया गया। एक और बात करते हैं मंदिर की, तो इसके गोविंद देव मंदिर बनवाया इसने। कौन सा मंदिर, गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया जयपुर के अंदर। जो ये क्या थे, गौड़ीय संप्रदाय के का मंदिर है, इनके गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर है ये संप्रदाय। तो इसने क्यों बनवाया फिर, क्योंकि जो भी राजा है सवाई जयसिंह है खुद, वो क्या करता है, गोविंद देव जी को खुद का क्या मानता है, दीवान, दीवान मानता है और दीवान मान के क्या करता है, शासन करता है। जैसे बात कर ले अपन महाराणा प्रताप, जो सिसोदिया वंश के राजा थे, वो क्या करते थे, खुद को एकलिंग जी का अवतार मानते थे, कि एकलिंग जी का दीवान मान के, यानी कि हम उनकी छाया है और उनके नीचे हैं, खुद ईश्वर हमारे अंदर बसता है। तो खुद को गोविंद देव जी का दीवान मानते थे और फिर क्या करते थे, आमेर में शासन करते थे। एक और बनवाया इन्होंने चंद्र महल, चंद्र महल जिसे क्या बोलते हैं, सिटी पैलेस भी कहा जाता है वर्तमान में। इसका भी निर्माण कौन करवाता है, सवाई जयसिंह ही करवाता है। किसका, चंद्र महल सिटी पैलेस का इसने क्या किया, निर्माण करवाया, किसने, सवाई जयसिंह ने। ये तो 3 बातें हो गई कि नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया, चंद्र महल बनवाया। आगे की बात करते हैं। आगे एक और देखते हैं, तो इसने एक नहर बनवाई, हरमाड़ा नहर, एक नहर बनवाई, कौन सी, हरमाड़ा नहर। अब देखो इन्होंने हवा जल महल बनवाए। वहां तो क्या था कि पेयजल की उपलब्ध हो जाती थी, पहाड़ी क्षेत्र है तो वहां तो पानी की व्यवस्था हो जाती थी। लेकिन जो समतलीय भूभाग है, अब जयपुर बसा दिया तो जयपुर एक क्या है, समतलीय भूभाग पे है, समतलीय भूभाग पे तो वहां पानी की व्यवस्था नहीं हुई, पानी की व्यवस्था नहीं हुई तो क्या की इन्होंने, एक हरमाड़ा नहर निकाली पेयजल के लिए। क्या थी ये, पेयजल, पेयजल की व्यवस्था थी इससे। किस नहर से, हरमाड़ा नहर से ये पेयजल की आपूर्ति करवाती थी, कहाँ, जयपुर के अंदर। अगली बात करते हैं, तो आगे बनवाया इसमें क्या, जल महल। इसके बारे में बात करें जल महलों के, तो जल महल है कहाँ, मानसागर झील में बने हुए हैं जल महल। यही क्वेश्चन पूछता है कि जल महल कौन सी झील में बने हुए हैं, मानसागर झील के अंदर क्या बने हुए हैं, जल महल बने हुए हैं। और बनाए क्यों थे, क्योंकि अश्वमेध मेध यज्ञ हुआ था, उसके पुरोहित के रहने के लिए क्या किसका निर्माण करवाया था, जल महलों का निर्माण करवाया, किसने, सवाई जयसिंह ने। तो अश्वमेध जो यज्ञ था वो करवाया 1740 में था, और उनके रहने, इनके देश विदेश से पुरोहित लोग आए थे, उनके रहने के लिए जो व्यवस्था की गई वो कहाँ की गई थी, जल महल में की गई थी, जल महलों का निर्माण करवाया गया। इसके बाद में आगे की बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट चीजें आएगी अभी, जंतर मंतर की। अगले जंतर मंतर का भी इन्होंने क्या किया था, निर्माण किया, यानी कि जंतर मंतर। इसकी बात करते हैं, तो इन्हें क्या की, खगोलीय घटनाओं की जानकारी देने के लिए 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया, यानी 5 भारत में 5 जगह वेधशालाओं का निर्माण करवाया। उसमें सबसे पहले इन्होंने दिल्ली में करवाया, पहली कौन सी थी, दिल्ली। फिर करवाता है जयपुर में, एक थी मथुरा, एक थी बनारस, मथुरा बनारस, और एक थी उज्जैन। इन 5 जगह ये क्या थी, वेधशाला। यहाँ क्वेश्चन ये बन गया कि सबसे पहले
वेधशाला का सबसे पहले कौन सी वेधशाला? दिल्ली में सबसे पहले की है ये। और सबसे बड़ी कौन सी है? तो जयपुर वाली सबसे बड़ी वेधशाला है, सबसे बड़ा जंतर मंतर है। अब होता क्या, इनकी बात तो क्या करें, जयपुर के जंतर मंतर की बात करें तो जयपुर के जंतर मंतर में अनेक उपकरण लगाए गए हैं। जैसे बात करें कि चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, सौर घड़ी, चंद्र घड़ी, इसके अलावा अगले आने वाले 100 सालों का जो मौसमी घटनाएं हैं वो बताता है क्या, जंतर मंतर में सारी सुविधा। अपन एक बार सोच के देखें कि आज से 300 साल पहले जो राजा है उसको ये भी ज्ञान था कि आगे आने वाले समय में किस प्रकार काम होगा। हमने जैसे जयपुर पढ़ा था, जयपुर की जो सड़कें थी वो समकोण पे काटती थी, और क्या थी कि आवागमन की सुविधा को देखते हुए सड़कें चौड़ी बनाई गई थी। उसी प्रकार क्या जंतर मंतर भी क्या है, एक वेधशाला है, और इसमें अनेक प्रकार के क्या लगाए हुए हैं, यंत्र लगाए हुए हैं। हम माने या ना माने इसको, जयपुर वाली जंतर मंतर है 2010 में यूनेस्को की श्रेणी में शामिल कर लिया गया। किसको? जंतर मंतर को यूनेस्को की धरातल में शामिल, हेरिटेज होटल में शामिल कर लिया गया है। ये क्या थे, हमारे जो स्थापत्य कला में योगदान दिया सवाई जय सिंह ने। अब इसके बाद में आगे बात करेंगे इसके सांस्कृतिक उपलब्धियां, जो किताबें हैं इसके टाइम में कौन राइटर रहा, किस प्रकार उन्होंने सामाजिक सुधार किए, उनकी बात अगली क्लास के अंदर करेंगे। नमस्ते दोस्तों, आज जो अपन पढ़ रहे हैं सवाई जय सिंह, इसके पिछली क्लास में हमने सवाई जय सिंह की जो स्थापत्य कला थी, कि उन्होंने कौन कौन से निर्माण कार्य करवाए, उसके बारे में पढ़ा। जैसे बात कर ले कि उन्होंने सबसे पहले तो आमेर को बसाया, आमेर को क्या, जयपुर को बसाया। जयपुर के बाद में उन्होंने क्या, गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया। फिर उसके बाद में जल महलों का भी उसने निर्माण करवाया। इसके अलावा नारगढ़ दुर्ग बनवाया। इसके अलावा चंद्र महल बनवाया जिसे सिटी पैलेस के नाम से जानते हैं। उसके बाद में हरमाड़ा नहर निकलवाई जो क्या थी, जयपुर में पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने वाली थी। इसके बाद में उन्होंने क्या किया, जो जंतर मंतर है उसका निर्माण करवाया 5 वेधशालाओं का, जिसमें दिल्ली सबसे पुरानी वेधशाला है और जयपुर सबसे बड़ी वेधशाला थी। वेधशाला में क्या होता था, नक्षत्र की जानकारी दी जाती थी। जयपुर के अंदर जो वेधशाला है वो सबसे बड़ी, और जयपुर वाली वेधशाला को 2010 में यूनेस्को की धरातल, विश्व धरातल में शामिल किया गया था कि अब इसकी देखरेख कौन करेगा, यूनेस्को खुद ही करेगा। आज बात करते हैं, एक सम्मेलन हुआ है सवाई जय सिंह के समय, हुल्ला सम्मेलन। सम्मेलन की कि ये था क्या, हुल्ला सम्मेलन। इससे पहले की बात कर ले तो जो हमारे आमेर के शासक तो कौन है इस समय, सवाई जय सिंह है। सवाई जय सिंह है आमेर के शासक। तो इन्होंने क्या किया कि जो अपना वर्चस्व बनाने के लिए कि मैं बड़ा राजा बनूं, इस फील्ड के अंदर जो भी अभी राजा है वर्तमान में उस टाइम, तो इसने क्या कि जो रियासतें थी उनके अंदर क्या करना शुरू कर दिया, हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। यानी कि हस्तक्षेप करके वहां अपना साम्राज्य स्थापित करने, अपना व्यक्ति को राजा बनाने लग गया। तो इसने एक गलती की, बूंदी में क्या किया, इसने हस्तक्षेप किया, और बूंदी का राजा था बुद्धि सिंह, इसको हटा दिया और यहाँ किसको, दलेल सिंह को बना दिया। सुनना, यहाँ हुआ क्या कि वर्चस्व बनाने के लिए सवाई जय सिंह ने बूंदी के अंदर क्या करता है, हस्तक्षेप करता है, और बुद्धि सिंह को, वहां का शासक था बुद्धि सिंह, उसको हटा के किसको, दलेल सिंह को बना देता है। ठीक है, दलेल सिंह इसका दामाद था, और ये भी क्या, इन्हीं के थे। जो बुद्धि सिंह है उसकी पत्नी थी अमर कंवरी, जो क्या लगती थी, सवाई जय सिंह की बहन
क्या थी? सवाई जयसिंह की बहन थी कौन? जो अमर कंवरी है, और बुद्धि सिंह इसके पति। बुद्धि सिंह को क्या कर दिया, मैं बूंदी की राजगद्दी से हटा के दलेल सिंह को क्या बना देता है, राजा बना देता है। तो इस बूंदी की रियासत को बचाने के लिए अमर कंवरी मराठों का सरदार हुआ करता उस टाइम, राव होलकर के पास क्या कर देती, राखी भेज देती है कि आप क्या करो, बूंदी के अंदर वापस से किसको राजा बना दो, जो बुद्धि सिंह है उसे राजा बनाओ, किसको हटा के, दलेल सिंह को, जो क्या कर दिया, सवाई जय सिंह कर देता है। अब सुनो यहाँ कि मराठे क्या कर रहे थे, प्रभुत्व इस टाइम मराठों का बढ़ते जा रहा था। कहने का मतलब कि मराठा शक्ति उत्थान पे थी। जब कोई वंश प्रारंभ होता है तो उसका अंत भी होता है। तो इस टाइम क्या था, मराठा शक्ति उत्थान पे थी, और वो क्या कर रही थी, आसपास के सभी क्षेत्रों से टैक्स वसूल कर रही थी। तो मेवाड़ में राजा थे इस टाइम संग्राम सिंह। संग्राम सिंह क्या थे, मेवाड़ में राजा थे, और संग्राम सिंह से क्या, इन्होंने टैक्स वसूलना काम किया, आक्रमण किया टैक्स के लिए। मेवाड़ पर सबसे पहले किसका, मराठों का आक्रमण कहाँ हुआ, मराठों ने आक्रमण सबसे पहले कहा, मेवाड़ रियासत पे किया। अब यहाँ बूंदी में कौन आ जाते हैं, जो मराठे हैं वो आ जाते हैं। अब दोनों परेशान मराठों से, संग्राम सिंह और सवाई जय सिंह दोनों क्या है, मराठों से परेशान है, मराठों से दोनों परेशान हैं। इन दोनों ने सोचा कि इन मराठों के प्रभुत्व को क्या किया जाए, समाप्त किया जाए, यानी कि जो ये स्थापित करते जा रहे, अपना निरंतर बढ़ाते जा रहे, उसको क्या किया जाए, कम किया जाए। उसके लिए क्या करें, इन्होंने सोचा कि एक सम्मेलन का आयोजन करते हैं, सम्मेलन का आयोजन करते हैं। उस सम्मेलन में क्या होगा, हम बैठ के बात करेंगे, और सभी राजा मिलके किनको हराएंगे, मराठों को हराते हैं, और मराठों को हराते हैं, और फिर क्या होगा, हम खुद शासन करेंगे, राजपूताना से किसको बाहर कर देंगे, मराठों को। यह प्रेरणा उनको मिलती कहां से है, जब राणा सांगा, कौन सा, खानवा का युद्ध करते हैं, राणा सांगा खानवा का युद्ध करता है, तब वो क्या करता है, कहता है राजाओं से कि आज मैं राजपूताना के लिए लड़ रहा हूं, हिंदू धर्म के लिए लड़ रहा हूं, जो भी सहयोग करे, सहायता करे, वो कर सकता है। आज भी वही स्थिति है। 1600 ईस्वी, 16वीं शताब्दी से लेके आज तक, यानी कि वो लड़ा था 1528 के अंदर खानवा का युद्ध, और ये आगे 1734 के समथिंग की क्या है बात है। मराठों ने जो संग्राम सिंह था उस पे 1711 से 12 के अंदर क्या किया, आक्रमण किया था। परेशान थे दोनों। हुआ क्या कि मराठों से दोनों बदला लेने के लिए राणा सांगा से प्रेरित हुए, और इन्होंने एक सम्मेलन का आयोजन करना सोचा कि हम क्या करेंगे, सम्मेलन का आयोजन करेंगे। कहाँ, एक स्थान पड़ता है भीलवाड़ा में, हुरला। ये स्थान कहाँ है, भीलवाड़ा में। यहां अपन क्या करेंगे, किस तारीख को, 17 जुलाई को, 1734 को एक सम्मेलन का आयोजन होगा। तारीख डिसाइड होगी कि 17 जुलाई 1734 को हुरला सम्मेलन, हुरला स्थान पे एक सम्मेलन आयोजन किया जाएगा। वहां सभी राजपूत राजा उपस्थित होंगे। परिणाम स्वरूप होता क्या है, किसी कारणवश जो संग्राम सिंह है उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, मर जाते हैं। और मेवाड़ का अगला शासक कौन बनता है, मेवाड़ का अगला शासक बन जाता है हमारे जो जगत सिंह सेकंड है वो। आगे की बात करते हैं। हुरला सम्मेलन 17 जुलाई को हो रहा है। अब इस हुरला सम्मेलन में राजा कौन कौन से भाग लेते हैं उसकी बात करते हैं। हुरला सम्मेलन, हुरला सम्मेलन, हुरला सम्मेलन में आमेर से तो कौन आया, आमेर के तो सवाई जयसिंह है, स्वयं सवाई जयसिंह आमेर से। मेवाड़ से
क्योंकि मेवाड़ से कौन आएगा, जगत सिंह सेकंड, क्योंकि संग्राम सिंह जिसने इसे का आयोजन करने की सोची थी उसकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, तो यहाँ का शासक बना जगत सिंह। जगत सिंह सेकंड क्या बनता है, अगला शासक बनता है मेवाड़ का। इसके अलावा मारवाड़ से आ गए अभय सिंह, इसी के भाई थे जो नागौर से आते हैं, इसी के भाई थे जो नागौर से आते हैं, भक्त सिंह। इसके अलावा बात करें बीकानेर से, तो बीकानेर से आते हैं हमारे जोरावर सिंह। बूंदी से राजा तो कौन है बूंदी का, बुद्धि सिंह वापस बन गया, लेकिन आएगा क्यों नहीं आएगा, वो तो क्यों आएगा, क्योंकि उसी को तो हटा के क्या बनाए थे, दलेल सिंह को, तो बूंदी से आया दलेल सिंह। बूंदी से आ गया। कोटा से दुर्जन साल, कोटा से आता है दुर्जन साल। और करौली से गोपाल सिंह, करौली से गोपाल सिंह आ गया। कोटा से आ गया एक किशनगढ़, किशनगढ़ से आते हैं राज सिंह। अब देखो आगे, ये तो क्या आ गए हुल्ला सम्मेलन में भाग लेने वाले राजा हो गए सारे, कि आमेर से सवाई जय सिंह, मेवाड़ से जगत सिंह सेकंड, मारवाड़ से अभय सिंह, नागौर से भक्त सिंह, बीकानेर से जोरावर सिंह, बूंदी से दलेल सिंह, कोटा से दुर्जन साल, करौली से गोपाल सिंह और किशनगढ़ से राज सिंह। ये सब कहाँ गए, हुल्ला सम्मेलन में भाग लेने के लिए आ गए। अब हुल्ला सम्मेलन में आए तो पहले तो क्या था, डिसाइड था कि संग्राम सिंह क्या करेंगे, इसकी अध्यक्षता करेंगे, लेकिन संग्राम सिंह की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, तो अब अध्यक्ष कौन बने। तो इसने सोचा कि अब तो मैं ही बनूंगा, क्योंकि आयोजक करता मैं हूं, तो अध्यक्ष भी कौन बनूं, मैं ही बनूं। लेकिन किससे नहीं बनती थी इसकी, अभय सिंह से, क्योंकि अभय सिंह के साथ बाद में युद्ध भी करे गए, इन दोनों की नहीं बनती थी। तो इन सभी राजाओं ने किसका विरोध किया, सवाई जयसिंह का विरोध किया कि आपको अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा। इस सम्मेलन में पहले ही क्या हो गई, नेगेटिव बात आ गई, पहली बार नेगेटिव काम हो रहा है कि सम्मेलन में भाग भी ले लिया और बात मानने को तैयार नहीं। तो फिर सबने मिलकर किसको अध्यक्ष बना दिया, जगत सिंह सेकंड को क्या बना दिया गया, अध्यक्ष बना दिया, और ये क्या था, आयोजक करता था, आयोजक करता बना सवाई जय सिंह, और जगत सिंह अध्यक्ष बन गया। अब बात हो गई कि हम मराठों को राजस्थान से बाहर निकालेंगे, राजपूताना से क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। तो इसके लिए ये टाइम जो चल रहा है जुलाई का महीना, ये तो क्या है, बारिश का सीजन है, और बारिश का सीजन है। इसके बाद में जैसे ही बारिश खत्म होती है हम एक स्थान पे मिलेंगे, कहाँ, रामपुरा, और रामपुरा कहाँ है, कोटा में है। किस रामपुरा है स्थान पे अपन क्या करेंगे, मिलेंगे, और मराठों को क्या करेंगे, युद्ध में पराजित करेंगे। अब मराठों को सूचना मिल जाती है कि जो शासक है राजस्थान के, वो सभी मिलकर हमें पराजित करेंगे। जब कोई भी राजा नहीं पहुंचता, एकमात्र राजा सवाई जयसिंह रामपुरा पहुंचते हैं, और रामपुरा का युद्ध होता है 1735 के अंदर, रामपुरा का युद्ध होता है, और इसमें सवाई जयसिंह क्या होता है, मराठों से पराजित हो जाता है। अब जब मराठों को पता चला कि अध्यक्ष कौन हुआ था, इसमें बड़े बड़े भाषण कौन दे रहा था, फेंक रहा कौन था कि मैं हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, तो मराठों को जब पता चला कि जगत सिंह सेकंड क्या किया, इसकी अध्यक्षता करता है, तो मराठों ने क्या किया, जगत सिंह सेकंड पर आक्रमण किया, और आक्रमण करके कौन सा, चौथ कर वसूल किया, कर वसूल किया, यानी कि टैक्स लिया, और वो भी कितना, 2.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए क्या करता है, चौथ कर के रूप में लेता है। और इसी के साथ कौन सा, हुल्ला सम्मेलन असफल होता है। बस इसकी पॉजिटिव बात एक ही निकली, सामने आई कि सकारात्मक बात एक ही थी कि राणा सांगा के बाद में फिर एक बार एक तिरंगे, एक झंडे के नीचे काम करने का मौका किनको मिला,
राजाओं को मिला, लेकिन इन्होंने सोचा कि हम उन्हीं के झंडे के नीचे क्यों काम करें, हम अपना अपना अलग अलग वर्चस्व रखेंगे। और बाद में भी यही होता है कि जो अंग्रेज आते हैं वो भी इसी नीति का फायदा उठाते हैं, क्योंकि राजाओं में एकता नहीं थी। एकता नहीं होने के कारण अंग्रेज भी क्या कर लेते हैं, फूट डालो और राज करो की नीति अपना के किसको पराजित करते हैं, हमारे राजस्थान के राजाओं को पराजित करते हैं, और एक दिन अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना होती है। इससे यही पता चल रहा है कि अगर ये दो साथ मिलके मराठों को पराजित करते तो स्वतंत्र राजस्थान रहता, उस समय मराठों का प्रवेश नहीं होता। यहाँ क्वेश्चन ये बनता है कि मराठों के द्वारा पहली बार आक्रमण कहाँ किया गया, तो आक्रमण करते हैं कहाँ, हमारे जो मेवाड़ है वहां आक्रमण करते हैं। और प्रवेश कौन रियासत में प्रवेश की बात करें कि सबसे पहले कौन सी रियासत में प्रवेश करते हैं, तो 1734 के अंदर बूंदी के अंदर मराठों का राजस्थान में सबसे पहला प्रवेश हुआ। इसी के साथ ही क्या होता है, हुल्ला सम्मेलन समाप्त होता है अगली क्लास के अंदर। और अपन एक और लास्ट क्लास होगी सवाई जयसिंह की, उसमें बात करेंगे कि जो सवाई जयसिंह है उसकी सांस्कृतिक उपलब्धियों की, कि उन्होंने कौन कौन सी सांस्कृतिक उपलब्धि अपनाई क्या, उनके समय कौन सी किताबें लिखी गई, उन्होंने क्या क्या सामाजिक सुधार के रूप में कार्य किए, उन्होंने बाल विवाह पर रोक लगाई, विधवा विवाह का समर्थन किया, इसके अलावा ब्राह्मणों में जो भेद था उसको समाप्त किया, अंतरजातीय विवाह का समर्थन करता है। इस प्रकार सामाजिक स्थिति में भी ये क्या करता है बंदा, वो सुधार लाने की कोशिश करता है, कौन, सवाई जयसिंह। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, आज अपन जो आगे की क्लास है उसी क्लास में कंटिन्यू करेंगे कि जो हमने सवाई जयसिंह पढ़ रहे थे उसके बारे में हमने पढ़ा था, तो आज उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और आज सवाई जयसिंह को पूरा खत्म करने की कोशिश करते हैं कि पूरा टॉपिक आज क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। बात कर रहे थे अपन सवाई जयसिंह के बारे में कि उनके स्थापत्य कला में क्या योगदान रहा, उसके चित्रकला में क्या योगदान रहा, सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या थी, समाज सुधारक कैसे बने, सब चीजों की आज बात करते हैं। इससे पहले जो थोड़ी बहुत हमने सवाई जयसिंह की बात की है उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि सवाई जयसिंह सबसे पहले तो क्या होता है कि सवाई जयसिंह क्या कर देता है, जजाऊ के युद्ध के अंदर जो मुअज्जम और आजम के मध्य युद्ध छिड़ा होता है उसके अंदर क्या करता है, आजम का साथ दे देता है और मुअज्जम क्या बनता है, शासक बनता है। फलस्वरूप क्या किया गया, फिर मुअज्जम का जब साथ दिया तो आजम का जब साथ दिया, आजम पराजित हुआ और मुअज्जम क्या बनता है, अगला मुगल बादशाह बन जाता है। मुगल बादशाह बन गया, किस नाम से बना, बहादुर शाह प्रथम के नाम से अगला मुगल बादशाह बन गया। हुआ क्या, अब मुगल बादशाह बना, उसे पता था कि सवाई जयसिंह ने क्या नहीं किया, मेरा साथ नहीं दिया। अगर मेरा साथ नहीं दिया और आजम का साथ दिया तो अब क्या करूं, मैं मुगल बादशाह बन गया तो आमेर को उसको गद्दी से हटाता हूं। सवाई जयसिंह को आमेर के जो शासक बन रहे थे वो खुद उस पद से हटा दिया गया, यानी कि आमेर की गद्दी से हटा दिया गया और अजय सिंह को क्या बनाया गया, अगला कछुआ वंश का शासक बना दिया गया। लेकिन बाद में क्या होता है कि 1708 में एक समझौता किया जाता है और उस समझौते के तहत क्या कर लिया जाता है कि वापस से जयसिंह को क्या बना दिया जाता है, राजा बना दिया जाता है। कहाँ का, हमारे जयपुर का। आगे की बात करें तो आगे की युद्ध होता है, भरतपुर की लड़ाई हुई। भरतपुर की लड़ाई मोहम्मद और बदन सिंह के मध्य हुई और बदन सिंह का सहयोग कौन करता है, सवाई जयसिंह बदन सिंह का सहयोग करता है। ये हमने पढ़ लिया था, बदन सिंह का सहयोग करता है और बदन सिंह को क्या मिलती है, इस युद्ध के बाद में डी की जागीर प्रदान होती है। अब बात करें जब इस युद्ध में विजय प्राप्त हुई तो जो हमारे एक मुगल बादशाह हुए मोहम्मद शाह रंगीला ने क्या की, जो हमारे सवाई जयसिंह थे उसको राज राजेश्वर की उपाधि प्रदान कर दी, यानी कि राज राजेश्वर की उपाधि से क्या किया गया, सम्मानित किया गया। किसको, हमारे सवाई जयसिंह को। तो यही क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी कि राज राजेश्वर की उपाधि सवाई जयसिंह को किसने दी, तो मोहम्मद शाह रंगीला ने। या फिर उल्टा पूछ लें कि सवाई जयसिंह को मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा कौन सी उपाधि प्रदान की गई, तो वो कौन सी थी, राज राजेश्वर की थी। इसके बाद में बात करें, युद्ध करना प्रारंभ हो जाते हैं, युद्ध शुरू हो जाते हैं। तो युद्ध कौन कौन से करता है, मराठों के साथ संघर्ष की बात करें तो मराठों के साथ इसके 3 युद्ध होते हैं।
पहला युद्ध करता है 1715 ईस्वी के अंदर, पील सूद का युद्ध, जो मराठों को क्या कर देता है, ये पराजित कर देता है इस युद्ध में। फिर बाद में 1733 और 1735 में दो युद्ध होते हैं। 1733 में तो राम मंदसौर का युद्ध किया जाता है और 1735 के अंदर रामपुरा का युद्ध होता है। दोनों के अंदर सवाई जयसिंह क्या होता है, पराजित होता है। अब पराजित हुआ तो इसके बाद में 1734 में क्या किया जाता है, एक धौलपुर समझौता होता है, और धौलपुर समझौता करने वाला कौन होता है, मराठों की ओर से बालाजी बाजीराव होता है। पेशवा बालाजी बाजीराव मराठों की ओर से, और मुगलों की ओर से हमारे सवाई जयसिंह क्या करते हैं, इसका संबोधन करते हैं। इसके बाद की बात करें आगे की, तो आगे हमने पढ़ा था कि जो 1740 है उसमें अश्वमेध यज्ञ करवाया जाता है, और अंतिम में हिंदू शासक था जिसने क्या किया, अश्वमेध यज्ञ करवाया था। इसके पुरोहित थे, पंडित थे, वो थे पुंडरीक रत्नाकर। इसके अंदर घोड़ा पकड़ने वाला था दीप सिंह कुंभाणी। ये बात हो गई थी। इसके बाद में इसकी हमने बात की कि इसने निर्माण कार्य क्या करवाया। सबसे पहले निर्माण कार्य की बात करें तो इसने जयपुर बसाया। इसके बाद में बात करें जल महलों का निर्माण करवाया, चंद्र महलों का निर्माण करवाया, जिसे सिटी पैलेस के नाम से जानते हैं वर्तमान के अंदर। इसके अलावा इसने हरमाड़ा नहर निकलवाई, जंतर मंतर का निर्माण करवाया, यानी कि वेधशाला, 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया। 5 वेधशालाओं में सबसे पहले दिल्ली में करवाया, जो सबसे पुरानी है, सबसे बड़ी हमारे जयपुर के अंदर जंतर मंतर है। इसके अलावा मथुरा में, वाराणसी और उज्जैन में भी इसने क्या, वेधशालाओं का निर्माण करवाया। इसके बाद में हमने ये चीज भी पढ़ी कि जो जंतर मंतर है उसको 2010 में यूनेस्को विश्व धरोहर में क्या कर लिया गया, शामिल कर लिया गया। और ये क्या थी, खगोलीय वेधशाला थी। इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़े थे कि खगोलीय वेधशाला इनके आने वाले 100 वर्षों तक कि खगोलीय घटना, मौसम की जानकारी भी कौन दे सकता है हमें, हमारे जंतर मंतर में लगे उपकरण दे सकते हैं। ये बात हो गई थी। आज अपन इसके आगे की बात करेंगे साहित्यिक उपलब्धियों की। साहित्यिक उपलब्धियां देखो, साहित्यिक उपलब्धि का मतलब है किताबों की बात करते हैं कि कौन कौन सी किताबें लिखी गई है इसके समय और कौन लिखने वाला था। वेरी इंपोर्टेंट है ये भी टॉपिक। पहले बात करें जयसिंह कारिका। जयसिंह कारिका, देखो इसमें क्या है, जयसिंह कारिका में ज्योतिष ग्रंथ है। ये एक कैसा ग्रंथ है, ज्योतिष ग्रंथ है। देखो बात करते हैं, ज्योतिष ग्रंथ का मतलब है कि हमने पढ़ा कि ये ज्योतिषी भी बुलाया था। कहां से, पुर्तगाल से ज्योतिषी भी बुलाया था। और ये जो जयसिंह कारिका है ज्योतिष ग्रंथ है, पूरे ज्योतिष में विश्वास रखता था सवाई जयसिंह, और ज्योतिष पे एक बुक लिखवा दी पूरी, और उस बुक को ही किस नाम से जाना गया, जो जयसिंह कारिका। ज्योतिष का मतलब है कि किस प्रकार से शासन किया जाए। जैसे जयपुर का देखा था हमने, उदाहरण की बात करें, जयपुर को पूरा मैप के आधार पर बसाया इसने, कि ज्योतिषी के आधार पे बसाया गया है किसको, जयपुर को। तो जयसिंह कारिका किस पे आधारित है, ज्योतिष पे आधारित है। जीज मोहम्मद शाही, इसकी बात कर ले तो ये क्या है, इसमें नामक नक्षत्र की जानकारी है। जीन मोहम्मद शाही नक्षत्र की, जैसे खगोलीय घटनाएं हमारे, वर्षा आना, पारा गिरना, ओले गिरना, मौसम परिवर्तन होना, जलवायु परिवर्तन होना, ये खगोलीय घटनाएं हैं। नक्षत्रों की बात करें तो कि जैसे सूर्य है तो सूर्य के पृथ्वी चारों ओर चक्कर लगा रही है, ये बात भी बताता है। जैसे ज्वार भाटा है, चंद्र ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है, क्यों होता है, किस स्थिति में होता है, ये सारी बात बताता है हमें सवाई जयसिंह इस जंतर मंत्र के आधार पे। इसके बाद में पुंडरीक रत्नाकर ने जयसिंह की एक पुस्तक लिखी है। जयसिंह की एक पुस्तक है हमारे कल्पद्रुम। जयसिंह कल्पद्रुम एक पुस्तक लिखी है, किसने, पुंडरीक रत्नाकर ने।
पुंडरीक रत्नाकर ने क्या लिखी है कि जयसिंह कुल सूत्र लिखी है, जयसिंह के जीवन के बारे में बताया कि सवाई जयसिंह किस प्रकार से शासन करता है। हमारे आमेर के इतिहास की बात करें कि आमेर में सबसे ज्यादा अच्छा काम करने वाला यही था। अभी देखा हमने कि 1740 के अंदर ही क्या कर लिया, अश्वमेध यज्ञ करवाया था, और वो ये हिंदू अंतिम शासक था। इसके बाद में जो भी राजा महाराजा हुए उन्होंने कोई भी अश्वमेध यज्ञ नहीं करवाया। जैसे इसने अनेक प्रकार के निर्माण कार्य भी करवाए, तो वो भी इसके लिए महत्वपूर्ण बने जाते हैं। इसके बाद में आगे की बात करें तो आगे देखते हैं चित्रकला में क्या योगदान रहा। चित्रकला की बात कर ले तो इसने सूरत खाना का निर्माण करवाया। किसका? सूरत खाना बनवाया। होता क्या है सूरत खाना, देखना कि जो चित्र हैं बनवा लिए गए चित्रकार के से और उनको संग्रहित करने वाला जगह को क्या कहा जाता है? सूरत खाना। आमेर में ही कहा जाता है ये, और जगह नहीं। जैसे बीकानेर एल्बम कहा जाता है, वैसे ही क्या है जयपुर में सूरत खाना किसने बनवाया? सवाई जयसिंह ने बनवाया। और उसमें किसको संग्रहित किया जाता था? चित्रों को संग्रहित किया जाता था। चित्र शैली में एक ही योगदान रहा चित्रशाला में कि इसने एक सूरत खाने का निर्माण किया, जो भविष्य में चित्रों को क्या रखा जाएगा, वहां सुरक्षित रखा जाएगा। आगे की बात करें इसकी धर्म ये सामाजिक सुधारों की। अब आती है बात सामाजिक सुधारों की। कौन कौन से समाज में सुधारित कार्य किए? सामाजिक सुधार ऐसे कौन कौन से कार्य थे जो इसने समाज में रह के समाज के लिए उत्तम की व्यवस्था की? यानी कि समाज के जो विपरीत कार्य थे, जैसे कुरीतियां स्थित होती है समाज में, कुरीतियां बुराइयां। अरे एक तो क्या है, आज भी अपना समाज क्या है, रूढ़िवादी धारणा पे जीते आ रहा है कि जो पूर्वज थे, पिछले थे, उन्हीं की चलाई हुई परंपरा पे चलता आ रहा है। इसे परिवर्तन करने का क्या किया था? सवाई जयसिंह ने परिवर्तन करने का प्रयास किया। पहले तो इसने सती प्रथा पर नियंत्रण किया। ये क्या है? अब देखो, सती प्रथा, जब किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती है तो उसे जलाया जाता है, दाह संस्कार किया जाता है। तो उसके साथ पहले क्या था? पत्नी को भी सती होने का अधिकार था कि उसी के साथ जीवित को जलाया जाता था। तो इसका इसने विरोध किया कि यार एक जीवित जान कैसे आग में जल सकती है। तो इसने सती प्रथा का विरोध किया कि आप सती प्रथा को बंद करो। क्यों? ऐसा तो नहीं है कि पुरुष महिला के साथ हो जले, ऐसा नहीं था, क्योंकि किसी की तो महिला पहले की मृत्यु पहले, तो उसके साथ पुरुष को नहीं जलाया जाता। इसीलिए सती प्रथा को क्या किया? विरोध किया और नियंत्रण करने का प्रयास किया कि कोई भी महिला सती ना हो। इसके बाद में बाल विवाह पर रोक। बाल विवाह पर रोक, इससे क्या हो